हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को किन संभव ढंगों द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो जब कभी परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और प्रतिरोध का जहाँ मान घटाना होता है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कहीं पे विद्युत परिपथों में कहीं प्रतिरोध घटाने की ज़रूरत होती है और कहीं प्रतिरोध बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो प्रतिरोधों को दो संभव ढंगों द्वारा जोड़ा जाता है, जो एक श्रेणी संयोजन होता है और एक समांतर संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम होता है। तो हमारी हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रतिरोधों को दो संभव ढंगों द्वारा जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को दो संभव ढंगों द्वारा जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन भी कह सकते हैं हम लोग। श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ते हैं, एक लाइन में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, एक लाइन में जुड़े होते हैं, यानी कि इस तरह से, यानी एक प्रतिरोध है, उसके दूसरे सिरों को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, यानी कि सभी प्रतिरोध एक लाइन में होते हैं। जैसे मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। और सभी श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों में करंट जो है एक ही जाती है, जो संयोग की धारा होती है। ठीक। तो श्रेणी संयोजन को इस चित्रानुसार जोड़ा जाता है, मतलब एक लाइन में एक के बाद एक जोड़ देते हैं और इसके सिरों पर एक बैटरी लगा दिया जाता है। और श्रेणी क्रम में देखा जाता है कि सभी प्रतिरोधों में सेम करंट जाती है, क्योंकि करंट जाने का मार्ग क्या है, एक ही है, इसीलिए वही करंट हर प्रतिरोध से होकर के जाती है। यानी कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में संयोग की जो धारा होती है वही प्रवाहित होती है, यानी समान धारा संयोग की धारा बहती है। लेकिन उनके हर प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। हर प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग। तो ओम के नियम से जानते हैं I R।
तो आई कांस्टेंट होती है, सब में जाती है, तो V प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि सभी प्रतिरोध क्या करते हैं, संयोग के विभवांतर को अपने प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते हैं, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उस पर ज्यादा विभवांतर होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है उस पर कम। यानी इसको वो अपने प्रतिरोध के अनुपातों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है लिखते हैं कि ये मिटा दिया जाए। कि श्रेणी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में ये उपर्युक्त, ये चित्र ऊपर हमने बना दिया है, तो उपर्युक्त चित्रानुसार जोड़ा जाता है। ठीक, जोड़ते इस क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में, इस क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा, मैंने देखे सभी में समान धारा जो संयोग की धारा होती है, की धारा, समान धारा मतलब जो संयोग की धारा होती है, ठीक है ना, प्रवाहित होती है, यानी कि जो बैटरी से निकलती है। ठीक, क्योंकि सब एक लाइन में जुड़े होते हैं, इनमें करंट को जाने का मार्ग एक ही होता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रतिरोध के कारण इनके सिरों के विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिरोध जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। अलग अलग प्रतिरोध अपने सिरों पर अलग अलग विभवांतर को स्थापित करेगा। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कारण, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कारण इनके सिरों के विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, इनके सिरों के विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। इनके सिरों के विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और मान लें कि माना ये क्या है, माना ये V1, V2, V3 है। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या होगा, ये क्या करते हैं, अपने संयोग के विभवांतर को अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है, तो V1 I तो सब में कांस्टेंट है R1, V2 I कांस्टेंट है R2, V3 I कांस्टेंट है R3। ये ओम का नियम होता है। इस क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं, यानी जो विभिन्न प्रतिरोध होते हैं, वो संयोग के विभवांतर V को क्या करते हैं, प्रतिरोध के अनुपात में, प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते हैं। यानी कि इस क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध संयोग के विभवांतर V को प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते हैं, क्योंकि समानुपाती होता है, प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते, प्रतिरोधों के अनुपात में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे I जो है कांस्टेंट है तो B समानुपात है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके सिरों पर विभवांतर ज्यादा होगा। यानी कि सभी अलग अलग होंगे लेकिन मिल करके तीनों क्या हो जाएंगे, B1 B2 B3। धारिता जैसे हम लोग पढ़े थे तो बिल्कुल उसी का उल्टा इसमें आएगा। ठीक, तो B1 B2 ये संयोग विभवांतर जो है वो अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग रूप से बट जाता है, लेकिन तीनों का योग क्या आएगा, V आएगा। ठीक, यदि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, थोड़ा जगह नहीं है। ठीक, चलिए अब अगर हम कहते हैं कि यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, मतलब R1 R2 R3 तीनों का अगर तुल्य प्रतिरोध R हो, अब अगर हम लिखें कि यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल R, मतलब अगर तीनों के जगह पे हटा करके एक R तुल्य प्रतिरोध ले लिया जाए तो वो बैटरी के V विभवांतर से कितनी करंट लेगा, I करंट लेगा। तो ओम के नियम से V बराबर IR होगा। यानी कि अगर सबको हटा करके एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट यहाँ रख दिया जाए तो वो V विभवांतर के स्रोत से कितनी करंट लेगा, I। यहाँ रेजिस्टेंस R है तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR होता है ना। तो अब हम कहेंगे कि यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यह V विभवांतर के स्रोत से, तो यह V विभवांतर की बैटरी से या की स्रोत से, V विभवांतर के स्रोत से I धारा लेगा। ठीक, I धारा लेगा, अतः V बराबर IR। अब जहां पे V बराबर है वहां पे IR लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा V बराबर था V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सभी मानों को इसमें रख देंगे, यहाँ IR, यहाँ IR1 IR2 IR3। ठीक, I को हम कॉमन लेके काट देंगे तो हमारा मिलेगा R बराबर R1 R2 R3। ये तो आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। याद रखना कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। और भी सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो जब कभी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि जब परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
तो प्रतिरोधों को क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। से भी अधिक होता है। यानी इन तो तीनों में कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि जैसे R1 से ज़्यादा R2 है, से ज़्यादा R3 है, तो R जो इक्विवेलेंट होता है वो भी R3 से अधिक होता है। यानी इन तीनों में सबसे अधिक प्रतिरोध से भी इसका मान अधिक होगा। तीनों जोड़ेंगे तो तीनों में जो सबसे अधिक होगा उससे अधिक ही आएगा। ठीक। अगर इसमें एक चीज और है कि यदि n प्रतिरोधों को n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि समान प्रतिरोध R को यदि समान प्रतिरोध R को यदि समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जैसे उसमें आया था तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा, जैसे R इक्विवेलेंट है, n बार जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट NR। यदि समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध NR आता है। ठीक है, क्या आता है? NR। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम दूसरे वाले में जो समांतर कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। ये समझ रहे हैं ना कि n को अगर n बार जोड़ा जाए या एक ही में n से गुणा कर दिया जाए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब क्या है, तो ये चीज हुआ कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग होता है, सभी प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ा जाता है। जब परिपथ में कभी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब हम लोग दूसरा क्रम है, इसको हम लोग कहेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन।
ठीक। तो समांतर संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, जैसे ये, यानी सभी प्रतिरोध दो बिंदु के बीच जुड़े होते हैं। हम लोग तीन प्रतिरोध लेकर के, जैसे ये R1, R2, R3, सभी प्रतिरोध जो है दो बिंदु के बीच क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनके सिरों पर एक विभवांतर यानी बैटरी लगा दी जाती है। ठीक है। जो संयोग की करंट I होती है वो यहाँ पे जा कर के क्या होती है, शाखाओं में बंटवारा हो जाता है, I1, I2, I3। यहाँ से I1, I2, I3 मिल करके I बना देती है। हालांकि इसमें सभी प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं और सभी दो बिंदु के बीच होते हैं। जैसे कि ये बैटरी है जिसका विभवांतर अगर V है तो इसका मतलब है धन प्लेट B पे है तो 0 पे, तो सब यहाँ का विभवांतर क्या होगा, B, यहाँ का होगा 0। सारे प्रतिरोध देखिए 0 और B, 0 और B, 0 और B के बीच है। इसका मतलब है कि तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, V। ठीक। यानी कि इस क्रम में क्या है, सभी प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और सभी प्रतिरोधों में करंट देखिए यहाँ जाती है, बंटवारा हो जाता, अलग अलग बहती है, और सभी का विभवांतर इसमें सेम होता है क्योंकि सभी दो बिंदुओं के बीच ही जुड़े होते हैं। ठीक। इसलिए सभी प्रतिरोधों का विभवांतर संयोग के विभवांतर V के बराबर होता है और करंट अलग अलग होती है, और वो संयोग की धारा को क्या करते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बांट लेते हैं, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो यहाँ V कांस्टेंट है, यानी कि IR कांस्टेंट हो गया, दो चीज का गुणनफल, तो ये व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक। तो संयोग प्रतिरोध क्या करते हैं, संयोग की धारा को अपने प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बांट लेते हैं। संयोग की धारा को व्युत्क्रमानुपात में, यानी कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उस पर कम करंट जाएगी और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। ठीक। तो इस बात को ही हम लोग लिख लेते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को उपर्युक्त चित्रानुसार जोड़ते हैं। ये ऊपर पड़ेगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को उपर्युक्त चित्रानुसार जोड़ते हैं। इस तरह से जोड़ेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है, यानी कि संयोग के विभवांतर। संयोग का विभवांतर यहाँ पे लिख सकते हैं, संयोग का जो विभवांतर होता है उसके समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रतिरोध के कारण में बहने वाली धाराएं अलग अलग होती हैं। लेकिन
अलग अलग प्रतिरोध के कारण इनमें बहने वाली धाराएं अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। मान लेते हैं ये क्या है, माना ये I1, I2 तथा I3 है। तो जो संयोग की धारा क्या होती है, I है। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, तो ओम के नियम से तो I1 V करंट है और कांस्टेंट R1, I2 V कांस्टेंट R2, I3 V कांस्टेंट R3। ठीक, इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध में जो धारा होती है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमण में बढ़ जाती है। यानी इस क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बट जाती है। यानी कि I1, I2, I3 मतलब संयोग की जो धारा होती है वो अब I1, I2, I3 हो जाएगी। I1, I2, I3 का मान हमने अभी लिख दिया है। ठीक, ये मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण 1 है। अब वही बात कहेंगे कि यदि तुल्य प्रतिरोध क्या है, यदि संयोग का तुल्य प्रतिरोध क्या है, यदि संयोग का तुल्य प्रतिरोध R हो तो तुल्य प्रतिरोध R होगा, मतलब तीनों के स्थान पे हटा करके हम केवल एक प्रतिरोध रख देंगे, तो वो भी विभवांतर के स्रोत से कितना करंट लेगा, तो यह भी विभवांतर के स्रोत से I धारा लेगा। तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। यही मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो और I1, I2, I3 का मान भी रख देंगे, तो V/R यहाँ से हो जाएगा V/R1, V/R2, V/R3। V कॉमन लेके काट देंगे तो हमें मिलेगा R1, R2, R3। ये ठीक। तो ये था समांतर संयोग में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो उसका व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये है समांतर क्रम में, और वो था सीरीज में। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान जो है घट जाता है। तो जब परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान घटता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ बातें हैं तो ये लिख दिया जाता है।
ठीक। यानी कि जब परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना होता है, जब परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि समांतर प्रतिरोध क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है तथा सबसे कम जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है तथा जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी अगर 3 प्रतिरोध थे जिसमें ये क्रम है, मान लीजिए, जो R इक्विवेलेंट होता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक, सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। अब यदि R प्रतिरोधों में, इसमें वो चीज पॉइंट है कि यदि R प्रतिरोधों को प्रतिरोध के R प्रतिरोध के N प्रतिरोध, R प्रतिरोध के N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो R/N होगा। ठीक, यानी उनको 1/1/1/R करके n बार जोड़ना होगा, तो उसे हम लोग लिखेंगे n/R, R इक्विवेलेंट। ठीक, तो जब R इक्विवेलेंट ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उलट जाएगा, ये आएगा। ठीक, तो यदि R प्रतिरोध के N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है। दूसरी चीज, केवल 2 प्रतिरोधों के लिए, केवल 2 प्रतिरोधों के लिए R1 व R2 के लिए समांतर क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 R2 R1 + R2। अगर 2 रहें तो तुल्य प्रतिरोध इसी सूत्र से निकालिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए R इक्विवेलेंट है तो 1/R1 1/R2। अब इसे को हल करिए तो क्या हो जाएगा, R1 R2 लघुत्तम हो जाएगा, इधर हो जाएगा R1 R2। अब जब इक्विवेलेंट ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा। तो जब केवल 2 प्रतिरोध हो तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट इसी फार्मूले से निकालिएगा, अगर 3 हो तो मान लीजिए तब उससे निकालिएगा।
ठीक, अगर 3 हो तो उससे निकालिएगा। तब तो जो 1/r/2, 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r उससे हल करिएगा। भिन्नों का जो जोड़ घटाना हो उससे इसको हल करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अब जैसे कि सवाल है, इसमें क्वेश्चन लिख देता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें यह है कि एक तार का प्रतिरोध R है। इसे n समान लंबाई के हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसे n समान लंबाई के हिस्सों में तोड़ा जाता है या बांटा जाता है, हिस्सों में बांटा जाता है। कहने का मतलब एक तार है जिसका प्रतिरोध R है, इसे जो है n टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक, n टुकड़े कर दिया जाए, टोटल का प्रतिरोध क्या है? R है। वह इन टुकड़ों को, ठीक, वह इन टुकड़ों को या हिस्सों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक तार है जिसका प्रतिरोध R है। अब इसे n समान लंबाई के हिस्सों में बांट दिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक, टुकड़ों में क्या किया जाता है? इसको बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई? R प्रतिरोध का एक तार था जिसको काट काट के n टुकड़े बना दिए गए, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? R/n। भाई n टुकड़ों का प्रतिरोध क्या है? n टुकड़ों का प्रतिरोध R है, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? R/n होगा। n टुकड़ों का प्रतिरोध R, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? R/n। और इनको किस में जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में। अब इक्विवेलेंट प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसको लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। चलिए मिटा दें। तो अब जानते हैं इसमें कि n टुकड़े का प्रतिरोध क्या? R। एक टुकड़े क्या हो जाएगा? R/n। अब ऐसे ही को क्या जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक, इन सबको किस में जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में n बार जोड़ेंगे। n टुकड़े हैं तो सबको क्या है? n बार जोड़ेंगे समांतर क्रम में, ऐसे जोड़ दिया गया। सबका प्रतिरोध R/n, R/n, R/n। n टुकड़े हैं ना, तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? R/n। तो इन सबको कितने में जोड़ दिया गया है?
समांतर क्रम में। तो अभी हम जानते हैं कि समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R/N। अभी हम जानते हैं ना कि जब R प्रतिरोध के N प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R इक्विवेलेंट होता है R/N। तो R के जगह जो हम इसमें R/N को जोड़ा गया है, तो प्रत्येक टुकड़े का है ये प्रतिरोध है ना। यहाँ पे जो R क्या है, एक टुकड़े का प्रतिरोध होता है, तो R/N होता है। तो ये ईच का यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, प्रत्येक टुकड़े प्रतिरोध R है। तो अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो R/N बटे N, यानी R बटे क्या हो जाएगा, N²। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R बटे N²। ठीक। चलिए इसी पे एक और सवाल लिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल ये है कि दो अलग अलग धातुओं से बने दो तार हैं, दो अलग अलग धातुओं से बने दो तार हैं, दो अलग अलग धातुओं से बने क्या है, दो तार हैं जिनकी लंबाइयां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, जिनकी लंबाइयां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, समान है, जिनकी लंबाइयां व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, समान। मतलब लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट भी AA है दोनों का। ठीक। इनकी प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, इनकी प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, इनकी प्रतिरोधकता क्या है, ρ1 एंड ρ2 है। मतलब अलग अलग प्रतिरोधकता। क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग धातुओं के बने, बशर्ते उनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और उनकी लंबाइयां समान है। ठीक है। तो इनकी तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करो। तो इनकी तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करो। नंबर 1 है कि यदि इन्हें जोड़ा जाता है, यदि इन्हें जोड़ा जाता है यदि इन्हें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में। मतलब दो अलग अलग धातुओं से बने दो तार हैं जिनकी लंबाइयां अनुप्रस्थ काट तो समान है लेकिन प्रतिरोधकता इनकी अलग अलग है। तो इनको हम लोग जोड़ते हैं। तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करना, लेकिन कब, जब इनको श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि दो तार हैं, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट भी A है, लेकिन प्रतिरोधकता अलग अलग है। ठीक। तो पहला है कि श्रेणी क्रम में, इनको
को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनकी तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक, तो अब इनका लंबाई अनुप्रस्थ ठीक है, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है भाई, इनका प्रतिरोध अलग होगा, इनका प्रतिरोध अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सेम है लेकिन अलग अलग मटेरियल के हैं, तो प्रतिरोध तो इनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसीलिए ρ1 ρ2 अलग है तो प्रतिरोध भी अलग होगा। तो R इक्विवेलेंट ये सीरीज में पहले जुड़े हैं तो हो जाएगा R1 R2। ठीक, तो अब जानते हैं यहाँ कि R बराबर होता है ρL/A, तो R1 की जगह क्या हो जाएगा ρ1 L/A, तो यहाँ हो जाएगा ρ1 L/A प्लस यहाँ हो जाएगा ρ2 L/A, क्योंकि ये सब क्या है, समान है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब पूरा अगर एक माना जाए, R इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो। ठीक, लेकिन अब पूरा इक्विवेलेंट का मतलब है कि पूरे का, तो रो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, तब 2L हो जाएगा, और एरिया तो वही है, यही होगी ना। यहाँ रो इक्विवेलेंट लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रो इक्विवेलेंट 2L/A। भाई पूरे का लिया जा रहा है ना, अब दोनों को एक मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी हुई, 2L हुआ, और एरिया क्या, A, और हम मान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोधकता क्या है, रो इक्विवेलेंट। ठीक, तो देखिए कॉमन लेकर के LA तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 रो इक्विवेलेंट ρ1 ρ2, या रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ρ1 ρ2/2, ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा आपका समांतर संयुग्म, ये श्रेणी क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोधकता ये होगी। यानी कहने का मतलब है कि ρ1 और ρ2 का समांतर माध्य क्या होता है, ये समांतर माध्य कहलाता है, यानी कि दोनों को जोड़ को 2 से भाग। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा देख लिया जाए। दूसरा हमारा क्या है, समांतर संयुग्म, समांतर क्रम ना, ये यानी इनको अब क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना, इस तरह से। ये ρ1 है, ये ρ2 है, एरिया तो समान है और लंबाई भी समान है। तो जानते हैं प्रतिरोध तो इनके अलग अलग होंगे, इसका मान लिया R1 है, इसका R2, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, R इक्विवेलेंट 2 है, तो 2 को तो हम लोग सीधे सीधे जोड़ ही सकते हैं, इसको R1 R2 R1 प्लस R2। तो देखिए R इक्विवेलेंट में क्या होता है, एरिया डबल हो गई, दोनों को ऐसे सटा के जोड़े, लंबाई तो वही रही, समांतर क्रम में तो पोटेंशियल की बात नहीं है, लंबाई वही रही, लेकिन जब इनको ऐड किया जाएगा तो एरिया डबल हो गई ना, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा रो इक्विवेलेंट, लंबाई वही है, एरिया डबल हो गई। अब R1 की जगह क्या हो जाएगा, ρ1 L/A गुणे ρ2 L/A बटे कितना हो जाएगा, R1 जो है वो हो जाएगा रो L/A प्लस
ρ2L/A। अब देखिए यहाँ पे L/A कॉमन लेके स्क्वायर है, एक तो कट ही जाएगा, नीचे से यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रो इक्विवेलेंट है, L/2A है, और वो हो जाएगा ρ1 ρ2 L/A का होल स्क्वायर, और नीचे LA कॉमन ले लीजिएगा तो ρ1 प्लस ρ2, एक ठो तो ये कट ही जाएगा, फिर एक ठो ये बचेगा तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा, नीचे 2 है, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ के गुणा हो जाएगा, तो रो इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 2 ρ1 ρ2 ρ1 प्लस ρ2, यानी कि दोनों प्रतिरोधकताओं का हरात्मक माध्य, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य, और इसे क्या कहते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोधकता होगी दोनों प्रतिरोधकताओं का समांतर माध्य होगी, और सीरीज में क्या होगी, समांतर माध्य होगी। कब, जब L और A दोनों का समान होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए अब जैसे एक दो सवाल हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा पीछे का है, से नोट ही करके पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उस पे एक सवाल है। तो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पे 2 न्यूमेरिकल लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तार है, का प्रतिरोध R है, एरिया जो A है, लंबाई L है, प्रतिरोधकता रो है, तो R बराबर हो जाता है ρL/A। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान जो है m है, घनत्व D है, ठीक। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ m बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, तो आयतन इसका L गुणे D, LD होगा। द्रव्यमान m है, तो देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसके L और M में रेशियो लेना चाहते हैं, प्रतिरोध में L और M में क्या संबंध होता वो लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग A को हटा दें, A बराबर हो जाएगा M/LD,
ए बराबर एम बटे क्या हो जाएगा एल डी। तो यहाँ पे आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं रो, एल है, ए की जगह क्या लिख सकते हैं एम बटे एल डी। तो इस तरह आर बराबर हो जाएगा रो, एल ऊपर चला जाएगा एल स्क्वायर डी बटे एम। अब देखिए उस तार का घनत्व तो कांस्टेंट रहेगा और रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट मानते हैं, रो और डी को, डी क्या है घनत्व है, तो यहां से देख रहे हैं कि आर समानुपाते एल स्क्वायर बटे एम हो जाएगा। इस आधार पे अगर हम इसमें अनुपात लें R1 R2 अगर R3 में, तो हमें मिलेगा क्या L1 स्क्वायर बटे M1 अनुपाते L2 स्क्वायर बटे M2 अनुपाते L3 स्क्वायर बटे M3। ठीक, इसी पे एक चीज तो ये याद रखना, और मान लीजिए अब यहाँ पे हम यल को हटा दें तो यल बराबर क्या हो जाएगा एम बटे ए डी हो जाएगा। तो अब हम इसमें रखें तो रो यल की जगह हम क्या रखेंगे एम बटे ए डी पहले से है और ए डी रख दिया गया, तो हमारा मिला क्या एम बटे ए स्क्वायर डी। रो डी अगर कांस्टेंट है तो आर समानुपाते क्या हो जाएगा एम बटे ए स्क्वायर। इस आधार पर अगर हम देखें तो R1 R2 और R3 में अगर अनुपात लें तो इस तरह से M1 A1 स्क्वायर, M2 A2 स्क्वायर, M3 A3 स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, ये थोड़ा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इस पे एक सवाल। ठीक, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थे, इसी पे हम दो सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दें। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि तार से बनी, तार की 3 लंबाई का अनुपात, ठीक है। हम मान लेते हैं 3 कॉपर के तार, क्वेश्चन है 3 कॉपर के तार, 3 कॉपर के क्या है तार हैं, जिनकी लंबाइयों का अनुपात, बाइयों का अनुपात लंबाई का क्या है 1 अनुपाते 3 है, 1 अनुपाते 2 अनुपाते क्या है 3 है, तथा इनके द्रव्यमान का अनुपात, तथा इनके द्रव्यमान का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। लंबाई का 1 2 3 है और द्रव्यमान का 2 3 5 है सवाल में, 1 2 3 है और द्रव्यमान का अनुपात 2 3 5 है। तो इनके प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, तो इनके प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो।
ठीक। उनके प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा? तो जाहिर सी बात है, हम अभी जानते हैं लंबाई और द्रव्यमान में अनुपात और प्रतिरोधों में अनुपात जो है, हम क्या जानते हैं कि R1 R2 R3 L1 स्क्वायर M1 L2 स्क्वायर M2 L3 स्क्वायर M3, तो यहाँ पे रख देंगे। यही तो अनुपात हम जानते हैं। तो लंबाइयों का क्या है अनुपात? 1 M1 2 अनुपात 2 दूना 4 अनुपात क्या है 3 3 तरीके 9 अनुपात 5। अब ये अनुपात को सिंपल करना है, तो सिंपल करने के लिए इनका एलसीएम लेकर के उससे सब में गुणा कर दिया जाता है। इनका एलसीएम होगा 5 3 15 दूना 30। अब क्या है 30 से सब में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और 2 से भाग देंगे। यहाँ 30 से गुणा, यहाँ 30 से गुणा, यहाँ 30 से, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 10 नहीं, और यहाँ होगा कितना हो जाएगा 4/, इसमें इससे भाग देंगे तो 10 3 30 10 40 हो जाएगा। पाँच 6 30 और 9 5 6 9 54। तो इसलिए प्रतिरोधों में जो अनुपात होगा R1 R2 R3 वो होगा 15 अनुपात 40 अनुपात 54। ठीक। इसी तरह एक दूसरा है कि 3 कॉपर के तार के क्षेत्रफल का अनुपात। 3 कॉपर के तार के क्षेत्रफल का अनुपात। 3 कॉपर के तार के क्षेत्रफल का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात कितना है? 1 अनुपात 1 अनुपात 2 है, मान लो 2 है। इनके द्रव्यमान का अनुपात के द्रव्यमान का अनुपात जो है 3 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इनके प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा, या इनके प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, या इनके प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का प्रतिरोध 15 होगा, इसमें देखिए, दूसरे का 40, तीसरे का 54। तभी हम हल करेंगे तो क्या जानते हैं यहाँ पे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो M1 A1 स्क्वायर, M2 A2 स्क्वायर, M3 A3 स्क्वायर। तो M1 क्या है 3, A1 क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 है। M2 कितना है वहाँ पे 2, ये भी 1। M3 कितना है 1, ये 4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 4, 1 चौक को 4, 3 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 1। 12 8 1 का अनुपात आएगा, यानी कि इनके प्रतिरोधों में अनुपात जो होगा वो 12 अनुपात 8 अनुपात 1, यानी पहले प्रतिरोध का मान 12, दूसरे का 8, तीसरे का 1 होगा। ठीक। तो ये अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं ना, तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, फिर उससे इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे इसका लघुत्तम क्या हो गया 30 ना, तो सब में 30 से गुणा कर दीजिए।
तो 1/2 गुणे 30 अनुपात 4/3 गुणे 30 तो 9/5 गुणे 30। तो देखिए ये 15 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। ऐसे तो उसमें भी लघुत्तम लेके सभी में उसका गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम अनुपात निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक, तो आज हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन था। हमारा जो मेन क्या था, टॉपिक था, प्रतिरोधों का संयोजन था। हालांकि इसमें जो है ये जो टॉपिक चल रहा है विद्युत चालन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल बेस्ड है। हमें लगता है कि अभी इसमें कलर कोडिंग एक टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक तो सारे खत्म हो गए हैं, अब जो बचा हुआ है वो न्यूमेरिकल बचा हुआ है और एक टॉपिक कलर कोडिंग बचा हुआ है। तो हमें लगता है इसके बाद भी अभी हमें 2 वीडियो इस पे करना होगा और दोनों वीडियो लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी। तो एक तो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, दूसरे में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सीरियल आगे पीछे हो जा रहा है तो आप देख लीजिएगा सेलवे से। थोड़ा सा व्यस्तता भी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है, स्कूल भी चल रहे हैं तो वहाँ भी समय देना पड़ रहा है और थोड़ा सा हमारी तबीयत भी कुछ पीछे, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ वीडियो शूट कर दें एक तो सीरियल इधर उधर है, बाकी सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे, कोई छूटेगा नहीं। तो आगे जो 2 वीडियो अभी इसमें करना होंगे, 3 भी हो सकती है लेकिन 2 तो मस्ट है, निश्चित है। तो जिसमें एक पूरा न्यूमेरिकल होगा, दूसरे में हम एक कलर कोडिंग छोटा सा टॉपिक है और कुछ और न्यूमेरिकल इसमें जोड़ देंगे। तो हमें पूरा अभी 1.5 घंटे का वीडियो बनाने पर 2 वीडियो बनेगी। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो प्रतिरोधों का संयोजन था और उसमें हमने 2 अलग से जोड़ दिया। ये हमारे दिमाग में था कि बता दें इसको। और एक कंपटीशन, ये तो बोर्ड लेवल में नहीं आता है, ज़्यादातर एक कंपटीशन में ही पूछा जाता है, तो आपको एडवांस भी काम करेगा। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और आगे के 2 वीडियो लेक्चर अभी हैं, तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ या नए प्रॉब्लम के साथ। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा का ईमानदारी से, मेहनत से, खूब मेहनत से तैयारी करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।